Hello my dear student, welcome in today's video session. Today we will start a new chapter and that is chapter 4 motion in a plane. आज हम motion in a plane के about discuss करेंगे. You know that in our previous lectures we have studied about motion in straight line. Okay, so motion in straight line में हमने क्या देखा था कि हमारे पास कोई भी एक पर्सन होता था और वो पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था. वो डायरेक्शन या तो फॉरवर्ड हो सकती थी या बैकवर्ड. बट अब इस केस में आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं. स्ट्रेट लाइन में हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया, एक्सेलरेशन को. तो उस केस में अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शनल एस्पेक्ट देखें तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज लेफ्ट टू राइट में चल रहा है, तो उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया था. उस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी या जो एक्सेलरेशन है उसको क्या ले लिया था, पॉजिटिव. और वहीं पे सपोज कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया. मतलब उस केस में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या काउंट किया था, नेगेटिव. यू कैन से हमारा एक जो डायरेक्शन का एस्पेक्ट था, ये सारी चीजें हमने कहाँ डिस्कस की थी, कहाँ स्टडी की थी, वन डायमेंशनल मोशन. और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वाज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. बट आपको पता है ये जो मोशन होता है कभी भी देखो स्ट्रेट लाइन में होता है, बट हम हर टाइम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा. अब क्या हुआ कि कई बार हमें मोशन प्लेन में भी स्टडी करना पड़ेगा, जैसा कि आज के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, आपको टर्न भी करना पड़ता है. ठीक है, तो कई बार आपका मोशन प्लेन में होगा, एक्स वाई एक्सिस के बीच में होगा, या फिर कई बार मान लो एक काइट फ्लाई कर रहा है तो उस केस में आपके मोशन को क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. यू कैन से आपका मोशन स्पेस में भी हो सकता है. तो इस केस में क्या होता है कि जब डायरेक्शन, जब बात करें हम प्लेन की, प्लेन के केस में कई सारी डायरेक्शन पॉसिबल होती है. सपोज कीजिएगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और प्लेन आपका कौन सा बना, यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन है. अब इस केस में सपोज ये भी तो पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है ना कि आपका जो मोशन है, आपका मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो. मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी इन प्लेन. अब प्रॉब्लम ये आई कि इस केस में हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें और किस डायरेक्शन को नेगेटिव लें. इसी डायरेक्शन की कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए या डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज वेक्टर. बेसिकली ये मैथ से बोरो एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर. और आज की क्लास में मोशन इन ए प्लेन में हम सबसे पहले वेक्टर को समझेंगे, क्योंकि वेक्टर को जानने के बाद में हम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे. सो बात करते हैं वेक्टर की. हाँ, लेकिन वेक्टर्स को स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. मैंने शायद यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट में. सो आपका एक हल्का सा रिकैप हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का. फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी. यू नो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. दीज आर दोज क्वांटिटी, these are those quantities which can be measured. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर पाते हैं. ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जिनको हम मेजर कर पाते हैं. लाइक बात करें हम मास, मास को मेजर कर पाते हैं. लेंथ, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ऐसी कई सारी क्वांटिटी है जिन जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं और जिनको हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं. वहीं पे हम बात करें तो फोर्स, टॉर्क, रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं. ठीक है,
तो जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी मिलेंगी जिनको हम डे टू डे लाइफ में मेजर कर पाते हैं। मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, या यूं कहिएगा कि इनकी यूनिट की ही बात नहीं कर रहा, इन क्वांटिटी को हम मेजर कर पाते हैं। ठीक है, इनका अमाउंट मेजरेबल होता है। वहीं पे फिर हम फिजिकल क्वांटिटी को फिर फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। हमारे पास दो कैटेगरी बन जाएगी। एक तो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट वन विल बी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सो बात करें हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करे। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी करे, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आ रही है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती कौन सी जैसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूं, देखो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है जिनका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है? लाइक मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डेंसिटी। तो बेटा ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, इनका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि एक ब्लॉक है मेरे पास, उस ब्लॉक का मास 2 kg है, तो मेरे को ये कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि 2 kg मास है, वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। टाइम टाइम जैसे आपने बोला इट्स 7 PM, तो 7 PM की बात करोगे तो आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बताओगे। टेम्परेचर इट कैन बी 40 डिग्री सेल्सियस, 80 रीमर, रीमर भी टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट है, 210 केल्विन। तो इस तरह की यूनिट है, ये टेम्परेचर की यूनिट है, तो हम कभी भी इनमें डायरेक्शन नहीं बताएंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 20 किलोमीटर विद 20 किलोमीटर पर आवर। जस्ट मैंने ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की है। तो ये किसका पार्ट होगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का। वैसे ही मैंने कहा कि वाटर है, वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये हम इसमें भी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उन क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे। फिर दूसरी तरफ हम आते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। बेटा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आपको पता है मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो। मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इम्पल्स एटसेट्रा। हमारे सिलेबस में बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी आएगी जिनको हम टाइम के साथ स्टडी करेंगे। अब जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, या यूं कहिएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। आपने बता दिया कि ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है मूव करने का वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कौन सी? ईस्ट। तो मूव करने का जो मैग्नीट्यूड है वो तो स्पीड बन जाएगा, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है
10 मीटर ड्यू वेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। हाँ, मैं यहीं पे डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्टेंस मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर, मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर वहीं पे फोर्स की बात करें, सपोज करो यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है सपोज करो, और उस ब्लॉक पे आपने फोर्स एक्सर्ट कर दिया F फोर्स, ठीक है। तो अब आपने फोर्स एक्सर्ट किया, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपको बताना पड़ेगा। जैसे इस केस में आपने कहा कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, कितना फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो साथ में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो ईस्ट की तरफ, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिमिलरली इम्पल्स है, टॉर्क है, कई सारे एग्जांपल है, आगे आगे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से ये क्लियर होता है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन हो। तो दो चीजें हमारे पास क्लियर हो चुकी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होगा। ओके बेटा, अब इन शॉर्ट अभी हम क्या करेंगे, बार बार स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, हम जस्ट बात करेंगे स्केलर और वेक्टर ऐसे बोलेंगे। हमें इस पूरे चैप्टर में वेक्टर को स्टडी करना है। डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे, मतलब किसी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे हम कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। अब सपोज कीजिएगा अपने पास में एक फोर्स गिवन है और फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन। फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स में, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटी की क्या रहेगा, जो भी आपके पास में जैसे फोर्स के लिए सिंबल है, इसके ऊपर एरो का सिंबल लगा दोगे तो ये एरो का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब सिंपल आप जब F लिखोगे, सपोज करो कि जैसे सिंपली आपने F लिख दिया, तो उस केस में ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये सिंपली फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है। बट जैसे ही आप इसके ऊपर एरो लगा दोगे, आपने फोर्स की डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी है, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये 50 न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बात बताओ, हमें इस वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, कह रहे कि आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो आप उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसे, ओके, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक एरो लगा दो, ठीक है। तो इस एरो से आप 50 न्यूटन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन और एरो, इसके ऊपर एरो हेड आपने लगा दिया, तो इससे आप एक 50 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो आपने बनाया है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो रखा है, इसका देखो एरो का जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इसको तो हम बोलेंगे हेड, ये वेक्टर का क्या है, हेड, और ये वेक्टर की क्या रहेगी, टेल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन जो आपने बताई है, स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। जो वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो ये वेक्टर का क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, ओके। और वहीं पे बात करें हम एरो, ये जो एरो है, एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिक सी बात है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा क्या है, हमें 50 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन है ईस्ट। हमें इसको, इसका 50 न्यूटन फोर्स का वेक्टर बनाना है और ईस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो बेटा देखो क्या है कि सबसे पहले तो हम डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए इसे बना देते हैं डायग्राम। ये डायरेक्शन ईस्ट की है, ये वेस्ट की है,
ठीक है, बाकी नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे हो जाएगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं। मतलब ये वाली डायरेक्शन स्क्रीन पे आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट, यहाँ दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाओगे तो वो ईस्ट का बनेगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्केल ले लिया, क्या ले लिया, स्केल। और उस स्केल में मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो स्केल है वो रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन फोर्स को। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। भाई मेरे पास स्केल से मैंने एक लाइन बना लेनी है, ठीक है, और मैंने ये कैलिब्रेशन कर लिया है कि 1 सेंटीमीटर की मैं लाइन बनाऊंगा ना तो वो 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब मेरे को रिप्रेजेंट कितनी करनी है, आई हैव टू रिप्रेजेंट 50 न्यूटन फोर्स। तो 50 न्यूटन फोर्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्केल से एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा सिंपल सी बात है, जैसे सपोज कीजिएगा मेरे पास यहाँ पे एक स्केल है, ये मैंने बना दिया स्केल, ठीक है, अच्छा सा मुझे नहीं बनाना आता है, ये स्केल, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 और 5 मैंने यही कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर। छोटा सा स्केल है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है पूरे। अब आपने क्या किया, ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो इसी का अपन ने वेक्टर बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, वेक्टर। तो अब आपने ये स्ट्रेट लाइन बनाई ब्लैक कलर की, इसने तो 50 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन, अब इसको वेक्टर बनाने के लिए आपको डायरेक्ट एरो रखना पड़ेगा। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, एरो यहाँ रखूं या यहाँ रखूं। तो लेकिन आपको मेंशन कर रखा है कि आपको एरो कहाँ रखना है, ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब ये कहाँ रखना है एरो आपको, ऐसे ईस्ट की तरफ। अब ये जो आप ब्लैक कलर का एरो देख रहे हो, ये 50 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ उसका सब्स्टिट्यूट है। मतलब आप चाहे 50 न्यूटन ईस्ट लिख दो या ये वाला एरो बना दो, ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में थोड़ा सा कुछ लिख भी लीजिएगा। देखो, ए वेक्टर क्वांटिटी is represented by a straight line. A vector quantity is represented by a straight line with an arrowhead over it. मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो थोड़ी देर में हम और डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। फिर आप देखो, लिखो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, या आप पूरा लिखोगे, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या है, जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन में आपने ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई थी, ये स्ट्रेट लाइन आपको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ कि एरो क्या बताएगा, बताओ एरो क्या बताएगा। एंड एरो विल टेल अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और एरो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम एक एग्जांपल लेते हैं और एक बड़ा ही मज़ेदार काम करते हैं, ठीक है, मज़ेदार तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब बेटा मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो एरो है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, फाइंड विच फोर्स इज ग्रेटर। सिंपल सी सिचुएशन है, आपको दो एरो दिखा रखे, एक एरो ये है ब्लैक कलर का और दूसरा ये पर्पल कलर का, ठीक है, पर्पल कलर का, ठीक है। ब्लैक कलर वाली फोर्स को मैंने बोला है दिस इज F1 फोर्स, ये F1 फोर्स है, और जो पर्पल कलर का एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है F2 फोर्स को। तो बताओ कौन सी फोर्स बड़ी है, ठीक है, बताओ। देखो फोर्स कौन सी बड़ी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा।
ये तो गिवन आपको दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए? टेल मी विच फोर्स इज ग्रेटर, F1 और F2? बेटा क्लियरली आप देखेगा, ये जो F1 फोर्स है इसका लेंथ छोटा है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड, F2 फोर्स को जो रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है वो ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू जो लाइन F1 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्लियरली यहाँ पे F1 फोर्स क्या हो, F2 फोर्स क्या हो जाएगी? ग्रेटर। तो आप लिखो आप यहाँ पे लिख दोगे कि F2 फोर्स विल बी ग्रेटर देन F1। ठीक है ना? ये वाली, मान लो कि ये वाली फोर्स 50 न्यूटन की है, तो ये वाली 50 से ज़्यादा होगी, 60, 80, 90, 100, 200, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया वेक्टर को लेके। ठीक है, तो अब बात सिर्फ फोर्स की नहीं है, अब आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। जैसे सपोज करो आपके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर की, एंड दैट वेलोसिटी इज टूवर्ड राइट, ये राइट डायरेक्शन में आप स्क्रीन पे देखोगे तो दिस इज v1 वेलोसिटी। और एक v2 वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट में, इसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट में। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि ड्रॉ वेक्टर ऑफ बोथ वेलोसिटी, ड्रॉ वेक्टर्स ऑफ बोथ वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी के वेक्टर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो बताओ पहले हम बात करें v1 वेलोसिटी की, उसके बाद में v2 वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो एक बात बताओ, v1 वेलोसिटी बनानी है तो ड्रॉ करने के लिए मैं स्केल की हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है, मैं स्केल में क्या करूँगा, मैं 1 सेंटीमीटर के स्केल को ये इक्वल ले लूँगा कि 1 सेंटीमीटर का स्केल 10 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मेरे को वेलोसिटी बनानी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो स्केल से मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन बना दूंगा। ठीक है, और उस पे एरो किस डायरेक्शन में लगाऊंगा? ये राइट की डायरेक्शन में वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये एरो मैं रख दूंगा टुवर्ड राइट। तो ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v1 वेलोसिटी को। ठीक है ना, ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? v1 वेलोसिटी को। और हम बात करें, ये जो एरो ये तो रिप्रेजेंट करेगा v1 वेलोसिटी को, फिर सिमिलरली v2 वेलोसिटी आपको बनानी है, तो सेम स्केल आपको लेना है। 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड केस में हमारी वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्केल से मेरे को पहले वाली की ठीक डबल लाइन बनानी है। और डायरेक्शन कौन सी रखनी है? डायरेक्शन देखो, ठीक है, डायरेक्शन लेफ्ट है ना, तो एरो कहाँ आ जाएगा? टूवर्ड लेफ्ट। अब ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? v2 वेलोसिटी। ठीक है, तो इस वाले केस में v2 वेलोसिटी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो बिल्कुल मजेदार टॉपिक है ना ये। ठीक है, चलो अब आगे हम वेक्टर को और एक्सप्लोर करते हैं। नोट के केस में आप क्या लिखोगे कि देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक जैसे आपने देखा फोर्स है, फोर्स के ऊपर आप वेक्टर का सिंबल लगा दोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ओके, वो अलग बात है कि वेक्टर क्वांटिटी को आप स्ट्रेट लाइन और एरो की डायरेक्शन स्पेशली पर्पज करोगे तो फोर्स का वो सब्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट केस। सो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स है तो फोर्स के ऊपर एरो लगा दोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, या फिर आप जो कैपिटल लेटर एफ है ना उसको बोल्ड लिख दिया करो। ठीक है ना, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक वेलोसिटी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और वेलोसिटी को थोड़ा सा ऐसे थिक लिख के भी। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर लगा दो या फिर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख दो। ठीक है, तो बोल्ड फेस के साथ में रिप्रेजेंट करोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी का एक ही बात है, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये भी रिप्रेजेंट करने का एक ही मेथड है। जो फॉरेन ऑथर की बुक होती है उसमें इस तरह के रिप्रेजेंटेशन है ना आपको देखने को मिलेंगे, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। ओके, सो अब इसके बाद में हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए
एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो आपको सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। सपोज कीजिएगा ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये वाला जो है ये क्या है, प्लेन है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को, जो येलो वाला पोर्शन एक्स वाई प्लेन। सो अब यहाँ पे सपोज कीजिएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया है, ठीक है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट करती है उस पॉइंट को मैं ओरिजिन कहता हूं। ओ इज द ओरिजिन, 0 0 जहां पे एक्स वाई 0 हो। पी किसी भी पार्टिकल की एक पोजीशन है, ठीक है। अब हमें पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें एक लाइन ओरिजिन से इस पॉइंट पी से मिला देनी है, ठीक है। और एरो इसी तरफ आप एरो बना दोगे। तो ये जो आपने ब्लैक रेड कलर से जो लाइन दिखाई है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन वेक्टर। मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन में जो ऑब्जेक्ट था पी पॉइंट पे जो रखा हुआ था, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पी पॉइंट पे कोई पर्सन हो सकता है, उसकी पोजीशन को आपने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देना है, और वेक्टर की डायरेक्शन उस पॉइंट पी की तरफ, मतलब जहाँ जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की उसकी तरफ एरो डायरेक्ट कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पे होती है। इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी आप क्या लिखोगे, लिखो ए वेक्टर विच गिव, पोजीशन वेक्टर हमें क्या देता है, बताओ क्या देता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा। ये पोजीशन वेक्टर विच गिव्स अस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, position of a vector in coordinate system with reference to origin, ऐसे लिखना ठीक रहेगा, with reference to origin, origin के रेफरेंस में। और origin किसका, एक्स वाई एक्सिस का ना, ऑफ, और एक्स वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो ये तो बना बेसिकली एक डेफिनेशन बन गया है पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताएगा, ये हमें दो यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप नोट कर लो। एक तो हमें क्या बताता है, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये हमें ये बताएगा कि ओरिजिन से उस पॉइंट पी का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। चलो मैं लिखवा देता हूँ, देखो it tells us distance of, it tells us straight line distance, it will be more appropriate, it tells us straight line distance of object from origin, ठीक है बेटा। और उसके बाद में ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताता है। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस डायरेक्शन, it tells us direction of object with respect to origin, origin के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन भी बताएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ किसी पी पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, पी एक पॉइंट है, पोजीशन है। कभी सोचो पी ऑब्जेक्ट है, पी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। पी पे तो कोई ऑब्जेक्ट है और पी उसकी पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, थीटा, ये नोट कर लें। फिर इसके बाद में हम अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेगा, इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने को क्या बताता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने को ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितने टाइम में अपनी पोजीशन कितनी चेंज करेगा। ओके, so you can say it is that vector which tells us how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval। इसके लिए आप देख सकते हो ये हमने x और y एक्सिस लिए हुए हैं। सपोज कीजिएगा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे P पॉइंट पे था, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे Q पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की, और जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे था तो उस टाइम कितना था? T टाइम था। और Q पोजीशन पे जब वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी पोजीशन कितनी टाइम कितना चेंज होता है? T डैश। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ने अपनी जो पोजीशन चेंज की है वो P से Q की है। तो मतलब आप एक काम करो, मैं आपसे कहूँ कि जो ऑब्जेक्ट जब पॉइंट P पे था तो उस टाइम उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो। तो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करती है वो उसका ओरिजिन रहता है। आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन से पॉइंट P पे एक लाइन को टच कर दो, ज्वाइन कर देंगे, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना हो तो O से और Q वाली पॉइंट को मिला दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट P पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर बन गया और ये Q पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बना, ठीक है। सो अब दोनों पोजीशन वेक्टर को हम जैसे पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए यहाँ पे एरो का सिंबल ऐसे लगाते हैं, P पोजीशन के लिए, यहाँ पे Q पोजीशन के लिए। अब देखो ऑब्जेक्ट P से कहाँ आया है? Q की तरफ। तो उस केस में जो P से Q की तरफ आएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, P से Q की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना देंगे, ठीक है। ये जो PQ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखो क्लियरली आप थोड़ा सा अच्छे से देखो तो OP आपका बना पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। एक तो OP पोजीशन वेक्टर है, दूसरा OQ पोजीशन वेक्टर है। और PQ की बात करें तो देखो बेटा PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। PQ क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इंडिकेट करेगा? जस्ट मैंने देखो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा बना है ये PQ वेक्टर। ये आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितने टाइम में कितनी अमाउंट से चेंज की, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ। पहले सपोज करो यहाँ पे टाइम 1 सेकंड था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 सेकंड में आ जाता है, तो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको वेक्टर की टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से। तो इसको डिफाइन करें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, तो डेफिनेशन क्या रहेगी? देखो, इट इज दैट वेक्टर, it is that vector which tells us how much and in which direction an object had changed its position, okay, in a given time interval, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना बना? ऑब्जेक्ट देखो T से T डैश टाइम में आ रहा है तो T डैश माइनस T, ये टाइम इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, इस डायग्राम में आप ये लिखोगे, आपके पास OP O से P है, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दोगे OP, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे पोजीशन वेक्टर को। और वही OQ की बात करें तो OQ भी क्या चीज़ है? पोजीशन वेक्टर। और हम बात करें PQ की तो PQ वेक्टर ऐसे लिखोगे, PQ के ऊपर एरो का सिंबल लगा दो, ये अपना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। होपफुली ये बेसिक सी बातें हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। विद द टाइम बीइंग इन्हीं चीज़ों को और अच्छे
से हम स्टडी करेंगे, डिटेल में भी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट की टर्म में, एक्स वाई की टर्म में भी। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है ये। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे पोलर वेक्टर कि पोलर वेक्टर क्या होता है। नाम आपने पोलर तो सुना होगा, ये वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला पोलर नहीं है, ठीक है। ये वेक्टर की टाइप है बेसिकली। पोलर वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल इजी होता है। ए वेक्टर which have ए स्टार्टिंग पॉइंट, एक वेक्टर जिसका क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, या आप यूं कह सकते हो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। मतलब जिस वेक्टर का क्या चीज हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ओके, देखो हम सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है कुछ v वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ये उस ऑब्जेक्ट की v वेलोसिटी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी v। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, पोलर वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इस वेलोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है और वहीं ये इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और अल्टीमेटली सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v वेक्टर। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं x के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x वेक्टर क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उस केस में क्या है कि ये जो पोलर वेक्टर है वो कौन कौन से होते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। और इसके बाद में और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, फोर्स वेक्टर, ये सारे के सारे इनको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे। फोर्स का एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो, लाइक जैसे दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो कुछ F, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको ये बताया कि पोलर वेक्टर का क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बन रहा है ना, इस जगह फोर्स लग रही है। तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उनको हम पोलर वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अपने पास में एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट वन इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर होते हैं जिनका रोटेशनल इफेक्ट होता है, ठीक है। दीज आर दोज वेक्टर which have रोटेशनल इफेक्ट, मतलब जिनके कारण क्या हो, रोटेशनल मोशन हो या जिनके क्या हो, रोटेशनल इफेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे एक्सियल वेक्टर के अबाउट में, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अभी। जैसे सपोज करो आपके पास में ये कोई वुडन का कोई बोर्ड है, ठीक है, और आपने यहाँ से इस किसी पॉइंट पे आपने रखा हुआ है, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, इस वुडन बोर्ड को रोटेट करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो, यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया वुडन बोर्ड को, ठीक है, बट ये मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। आपने क्या किया, वुडन बोर्ड पे इस एंड पे भी फोर्स लगाई और इस एंड पे भी फोर्स लगाई, ठीक है, दो फोर्स आप लगा रहे हो और दोनों फोर्स लगाने से ये वुडन बोर्ड क्या कर जाता है, ऐसे ऐसे रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट ऑफ ये यहाँ से और इस जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा, तो आगे जाके हम देखेंगे कि इस केस में ये रोटेशनल फोर्स लगेगी, मतलब यहाँ ब्लॉक को रोटेट करने के लिए एक रोटेशनल फोर्स लगेगी और उसको हम टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉर्क।
तो जब किसी भी बॉडी पे रोटेशनल फोर्स लगती है तो हम उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे आप कभी भी आपका घर का जो दरवाजा खोलते हो तो उस केस में भी आप एक रोटेशनल फोर्स लगाते हो, एक ऐसी फोर्स लगती है, एक टॉर्क लगता है जिससे डोर क्या है, रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इफेक्ट कैसा हो, रोटेशनल इफेक्ट हो, तो उनको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। ऐसे वेक्टर क्या बोले जाएंगे, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास आएगा टॉर्क वेक्टर। क्या आएगा, टॉर्क वेक्टर। ठीक है, एक आएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क को मैं टाउ से, ग्रीक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अभी सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे ना, तब ये चीजें एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। और जब हम 5th यूनिट स्टडी करेंगे तो उसमें हम टॉर्क के अबाउट पढ़ेंगे कि टॉर्क क्या होता है, वहां देखेंगे ये बेसिकली फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, अभी जस्ट एक बार इसका इंट्रोडक्शन है। तो एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका इफेक्ट कैसा हो, रोटेशनल। रोटेशनल इफेक्ट में आप एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। सपोज करो ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है, ठीक है, और आपने इसके अंदर क्या कर दिया, एक होल कर दिया, और उसके अंदर फिर आपने क्या किया, सपोज करो एक स्टिक डाल दी ऐसे, ठीक है, और फिर आप इस बॉडी को क्या करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। ठीक है, तो रोटेशनल के टाइम में जो इसकी रोटेट करने की जो वेलोसिटी होगी, जब ये बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, वो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, 5th यूनिट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है ये। अब हम इसके बाद में बात करें डेफिनेशन। देयर आर सम डेफिनेशन फॉर वेक्टर अलजेब्रा। डेफिनेशन फॉर वेक्टर अलजेब्रा। अब हम वेक्टर अलजेब्रा की कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर। सबसे पहले हम इक्वल वेक्टर के अबाउट स्टडी करेंगे कि ये इक्वल वेक्टर क्या होता है। देखो बेटा, इक्वल वेक्टर क्या होता है, मतलब आपके पास में दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो उस केस में वो जो दोनों वेक्टर होंगे, वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। वो कैसे वेक्टर बन जाएंगे, इक्वल वेक्टर। डेफिनेशन आप लिखो, टू वेक्टर आर सेड टू बी, ऐसे आप लिख सकते हो, टू वेक्टर आर सेड टू बी, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर if both have सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम, एंड सेम डायरेक्शन, और जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम। बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है। अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, इस देखो इसका कुछ लेंथ है, डायरेक्शन है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी लाइक फोर्स, एक्सेलरेशन, टॉर्क, कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। मैंने कहा ये ए है, ठीक है, और मेरे पास एक और वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल एक और वेक्टर है, बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है और दोनों की सेम डायरेक्शन है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको मैं कहता हूं कि ये बी वेक्टर है। अब इस केस में देखो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, दोनों एरो की लेंथ सेम है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है, एरो का फेस सेम साइड में है। तो हम कहेंगे कि ए और बी आर इक्वल वेक्टर। अब हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर। ए और बी दोनों क्या है बेटा, इक्वल वेक्टर है। ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। भी किसी भी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट बता देता हूं।
नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या कहता है, कह रहे हैं कि सपोज करो आपके पास कोई एक वेक्टर है, ये देखो, ठीक है, इसका लेंथ है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन है, मतलब ये अल्टीमेटली एक वेक्टर बन गया ए वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मुझे बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितना लेंथ ए वेक्टर का है उतना ही लेंथ मैं दूसरे वेक्टर का बनाऊं। मतलब दो वेक्टर है, एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कब बोला जाएगा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कब बोला जाएगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, मतलब उनके जो लेंथ तो क्या हो, सेम, बट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाए अपोजिट। डायरेक्शन कैसी हो जाए, अपोजिट। तो ये ऊपर वाला ए वेक्टर है तो मैं नीचे वाले को क्या बोलूंगा, बी वेक्टर। तो अब मैं इस केस में क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो बी वेक्टर है ना वो ए वेक्टर का निगेटिव है। मतलब क्या है, जितना बी का मैग्नीट्यूड है उतना ही ए का मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि दोनों वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो होता है नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर को हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो, लिखो, द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, the negative of a vector is defined as another vector is defined as another vector having same magnitude but opposite direction। लेकिन डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो जो नेगेटिव साइन है ना अपोजिट डायरेक्शन को, एक की डायरेक्शन यहाँ टूवर्ड राइट है ए की और बी की क्या है, टूवर्ड लेफ्ट। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। फिर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा के थर्ड पॉइंट पे, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये बहुत यूज होगा बेटा पॉलीफिजिक्स में, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर समझो पहले क्या है, डेफिनेशन लिख देंगे अभी। सपोज कीजिएगा कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। ये कोई एक ए वेक्टर है, इट कैन बी फोर्स, वेलोसिटी, समथिंग समथिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ए वेक्टर है इसका मैंने कर दिया मॉडुलस, दोनों तरफ दो लाइन लगा दी, इसी को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। जब मॉडुलस लगा देते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है, उस वेक्टर की हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, उस वेक्टर की डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। मतलब डायरेक्शन वाला सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है, हम बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो ए वेक्टर का जो आप मोड करोगे तो वो होता है हमेशा ए के इक्वल। किसके इक्वल, ए के इक्वल। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आते हैं हम, आप ये वाली सिचुएशन देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने एक एरो बना रखा है और मैं कह रहा हूं कि ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन। कितनी है, 20 न्यूटन। और वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी, तो मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन इस फोर्स की क्या है, ईस्ट, ठीक है बेटा। आप ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, ये जो फोर्स है, फोर्स का मैंने कर दिया मॉडुलस। क्या कर दिया, मॉडुलस। इसका मतलब क्या है, मैंने 20 न्यूटन ईस्ट, एक ही बात है, ये भी तो फोर्स ही है, इसका क्या कर दिया, मॉडुलस। जब मॉडुलस करते हैं तो डायरेक्शन का सिनेरियो खत्म हो जाता है, हम डायरेक्शन को भूल जाएंगे। तो अब इसका जब हम मॉडुलस करेंगे तो वो कितना मिलेगा आपको, 20 न्यूटन, ठीक है। मॉडुलस का मतलब आप किसी भी वेक्टर के प्योर मैग्नीट्यूड की बात करते हो, हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे,
ठीक है बेटा। सो अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर को डिफाइन करना हो तो लिखिएगा, लिखो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मीन्स लेंथ, और मैग्नीट्यूड, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ऑफ दैट वेक्टर। मतलब हम उस वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर वाले केस में। ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर का ये तो बना लेंथ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कर देते हो तो आप जो उसका मॉडुलस करने के बाद में उस वेक्टर की आप सिर्फ लेंथ की बात करते हो, डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। चलो सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। लाइक आपको ध्यान देना है, ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा ए, बी वेक्टर का मॉडुलस क्या है बी। बस ये मान लो कि मॉडुलस जब किसी वेक्टर क्वांटिटी के दोनों तरफ मॉडुलस लगा देते हैं तो उसका ये एरो खत्म कर देता है, ठीक है। सी वेक्टर का मॉडुलस कितना सी, एफ वेक्टर का मॉडुलस कितना एफ, ओके। अब हम बात करेंगे, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर देखिएगा क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूजुअली हम इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर ए वेक्टर हमने लिया है तो उसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं, जो ये आप देख रहे हो इसको हम कैसे बोलते हैं, दिस इज कैप, इसको ऐसे बोलेंगे ए कैप, ओके, लाइक एन कैप, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे एन कैप, ए कैप, ये जो ऊपर वाला है सिंबल ये कैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है बेटा, a unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector, ठीक है। अब इसमें या आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, अब आप अच्छे से समझ पाओगे, ये मेरे पास ए वेक्टर है और आपको पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और प्लस में उसमें एक डायरेक्शन होता है। मतलब प्लस कहने का मतलब प्लस ऐसे कोई प्लस नहीं होता है, ऐसा मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होता है। तो मेरे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, और इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक तरीके से ये मान लो उस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए कैप लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला ए है ये तो मैग्नीट्यूड है, और ये जो ए कैप है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ए वेक्टर है ये कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बात बताओ, आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, ए कैप निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो वो आपको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। वो किसके इक्वल होता है यूनिट वेक्टर। आई थिंक अब अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पे ए कैप क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। सो अब हम बात करें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की, तो पहले तो जस्ट हम ये बता देते हैं कि यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है। लिखो ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, एक वेक्टर होता है, इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड drawn in the direction of, in the direction of, drawn in the direction of given vector, ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में इसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है।
और या फिर यूनिट वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर is found by dividing a vector by magnitude of वेक्टर। तो किसी भी एक वेक्टर को हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है। सो अब आप देखो यहाँ ये जो सिचुएशन है मैंने आपको अभी जो दिखाई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए वेक्टर है, आपके पास क्या चीज है, ए वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा, ए, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ए कैप, तो मैं इसको एन कैप भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो इस केस में एन कैप हमें निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। एन कैप हमारा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। ओके। सो इस तरह से बहुत सारे, कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना फिक्स्ड वेक्टर। ये हमारा आई थिंक नंबर 5 है। हाँ, 5th पॉइंट की बात करें, ये है अपना फिक्स्ड वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड। ये ऐसे वेक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, या इनका एक और नाम होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। और इनका फिक्स होगा क्या, फिक्स वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर, these are those vector whose initial point is fixed, ये वो वेक्टर होते हैं बेटा जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। लाइक जैसे कौन सा वेक्टर अभी तक हमने, कौन सा वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था, मैंने एक वेक्टर दिखाया था ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, यहाँ इनका ओरिजिन था और मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया था ऐसे, ठीक है, याद आया, ये कौन सा वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर। क्या था, पोजीशन वेक्टर। तो कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर फिक्स होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन होती है। ऐसा तो नहीं होता कि पोजीशन वेक्टर मूव करता है, ठीक है, जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या चीज है, अपना फिक्स वेक्टर का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाए, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उनको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर। ओके। फिर मेरे पास 6 पॉइंट है, फ्री वेक्टर। क्या चीज है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो रहेगा जो फ्री होता है, ठीक है, या इसको हम ये भी बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, जो वेक्टर फिक्स ना हो, लोकलाइज ना हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर। डेफिनेशन क्या है, अब बताओ, फ्री फिक्स वेक्टर तो वो था जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, और जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो वो फ्री वेक्टर बन जाएगा। तो लिखो, इट इज दैट वेक्टर whose initial point is not, whose initial point it is that vector whose initial point is not fixed, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, लाइक वेलोसिटी वेक्टर, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है ना, आप जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो बताओ ये वेलोसिटी वेक्टर इसका हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो फिक्स नहीं है ना।
तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसका वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो भी है ये सारे के सारे फ्री वेक्टर होते हैं। अब इसके बाद में है नेक्स्ट अपना कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या रहेंगे, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कोलिनियर। देखो को ये जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम को, ठीक है, और लीनियर ये बताता है लाइन, अलोंग ए लाइन। वो वेक्टर जो अलोंग ए लाइन एक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो द वेक्टर which either act along same or parallel line will be called as collinear vector. कोलिनियर वेक्टर, देखो बेटा क्या है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ये मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, और मैंने एक और वेक्टर बना दिया इसी की डायरेक्शन में, ठीक है, इसके पैरेलल बना दिया, ठीक है, और एक और वेक्टर मैंने सी वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग लाइन, सेम लाइन के अलोंग बना दिया, ये सी वेक्टर है। तो अब इस केस में मैं क्या कहूँगा कि जो मेरे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तीनों क्या है, दीज ऑल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। मतलब ये ऐसे वेक्टर है जो या तो पैरेलल में है एक दूसरे की या सेम लाइन के एक्ट अलोंग कर रहे हैं, या तो क्या है सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं और या क्या है पैरेलली एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, ये रहेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, हाँ कोलिनियर वेक्टर को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक, कोलिनियर वेक्टर को फिर फर्दर हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है और इसी की डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर, लाइक हमने ऊपर सी वेक्टर दिखाया हुआ है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर को हम बोलेंगे लाइक वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर वो होते हैं जो सेम लाइन के लोग एक्ट करें, ठीक है, ठीक है, दीज आर दोज कोलिनियर वेक्टर acting along सेम लाइन, जो सेम लाइन के लोग एक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, या जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, सेम लाइन या सेम डायरेक्शन, ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है, आपको आपकी बुक्स में यही मिलेगा, सेम डायरेक्शन। और इस केस में दोनों वेक्टर सेम लाइन के एक्ट अलोंग करेंगे तो इनके बीच में जो थीटा होता है, थीटा 0 डिग्री होता है दोनों वेक्टर के बीच में, ठीक है, थीटा क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कितना रहेगा, 0, ठीक है। फिर दूसरा केस हम देखते हैं, एक मेरे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, बी वेक्टर ठीक क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर ये लाइक वेक्टर नहीं है, ये क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर, जो लाइक ना हो, सिंपल सी बात है, ठीक है,
अब दोनों वेक्टर के बीच में मैं एंगल पूछूं तो कितना बनेगा? देखो एक वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा उसके अपोजिट में एक्ट कर रहा है, तो एंगल कितना हो गया बताओ, सोच के देखो कितना होना चाहिए? 180। थीटा कितना बनेगा? थीटा क्या होता है? 180 डिग्री। अनलाइक वेक्टर की बात करें तो आप लिखोगे दीज आर दोज वेक्टर, these are those collinear vector acting along same line, ये सेम लाइन में एक्ट करेंगे, acting along same line, but their direction is opposite, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ये आप समझ गए होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर से, आप यूँ दिखा सकते हो जैसे ए वेक्टर यूँ है तो बी वेक्टर ठीक इसके अपोजिट में हो जाएगा, तो एंगल ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो ये तो था बेटा कोलिनियर वेक्टर। अब हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा पॉइंट है ये अपना? 7th, ठीक है। इसके बाद में हमारा 8th पॉइंट है, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर अलोंग सेम लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन, और कोप्लेनर, को सेम, प्लेनर प्लेन। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में एक्ट करें, ठीक है। तो लिखेगा दीज आर दोज वेक्टर which acts along which act along सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक और एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, सपोज कीजिएगा ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होती है ना, ठीक है। ये कौन सा प्लेन बना? वाई जेड। ये कौन सा प्लेन बना? जेड एक्स या एक्स जेड। और ये बना एक्स वाई प्लेन। अब इस वाले केस में मैंने बनाया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर, और यहाँ पे ई वेक्टर और जी वेक्टर, एफ छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं कहूँ कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है? डेफिनेटली है, ठीक है। क्यों है? दोनों के दोनों सेम प्लेन में है। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है? सी वेक्टर, आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, बट सी वाई किस में एक्ट कर रहा है? वाई जेड प्लेन में। तो ये अब ए बी और सी तीनों एक साथ वेक्टर की हम बात करें तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। सी और डी कोप्लेनर वेक्टर हो सकते हैं क्योंकि दोनों सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात करूं, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूं ई वेक्टर और जी वेक्टर की, तो ई वेक्टर और जी वेक्टर कोप्लेनर है, बट ए वेक्टर, बी वेक्टर और कलेक्टिवली मैं इनके साथ में ई वेक्टर और जी वेक्टर बोलता हूं तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए जो आप यहाँ पे लिख दोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर है? कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। वहीं पे बी और सी ये भी कोप्लेनर वेक्टर है, ई और जी ये भी कोप्लेनर वेक्टर है, सी और डी कोप्लेनर वेक्टर है और ई और जी कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। तो बेसिक सा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा कोइनिशियल वेक्टर, हमारा 9th पॉइंट है, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर को किसको रिप्रेजेंट करता है? सेम। इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग, ठीक है।
तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? These are those vector having same initial point. ये वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। अब जैसे मेरे पास मैंने ये यहाँ पे ए वेक्टर बना लिया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर, देखो कोई भी वेक्टर होता है वो टेल से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ इसका टेल है, यहाँ इसका हेड है, ठीक है, तो टेल को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं हमेशा। कोई भी वेक्टर होता है टेल उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ये वेक्टर का क्या चीज है? स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहीं से, तो ये वेक्टर बन गया बी वेक्टर, और मैंने यहीं से एक और वेक्टर बना दिया सी वेक्टर। तो यहाँ पे अब मेरे पास में क्या है? जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ये कोइनिशियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सभी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ऐसे वेक्टर को हम कोइनिशियल वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास में कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है। देखो टर्मिनस क्या होता है? टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। को क्या होता है? सेम। टर्मिनस क्या होता है? टर्मिनेटिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, उनको हम बोलेंगे कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा द वेक्टर्स एज, देखो यहाँ पे देखो कोटर्मिनस वेक्टर, these are those vector having same terminating point, जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो? सेम। तो जैसे मेरे पास में ये ए वेक्टर है, ओके, मैंने बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ए वेक्टर, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। अब यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये डी वेक्टर है। तो ये जो चारों वेक्टर आप देख रहे हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, इन सभी का टर्मिनेटिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। क्या चीज़ है? टर्मिनेटिंग पॉइंट यहाँ पे सेम है, एक ही जगह पे है, तो हम ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे? ये वेक्टर क्या रहेंगे? कोटर्मिनस वेक्टर। My dear students, so it was all about today's class. Hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, और इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, इसके साथ में हम एडिशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी स्टडी करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम स्टडी करेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।